वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का आधुनिक यूरोप, पाठ 1 आधुनिक यूरोप का उदय। बच्चों, इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से कालों में विभाजित किया है ताकि हम अपने इतिहास को अच्छे से समझ सकें? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में तो कर ही चुके हैं। बच्चों, अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का अर्थ है वे सभी नवीन विचारधाराएं, वे प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न रूप देकर सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं। आधुनिक काल की कुछ विशेषताएं। तर्क एवं बुद्धिवाद, तर्क लगाना और बुद्धि का इस्तेमाल करना। इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित कर पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और वो बस चला गया उसके तर्क पे। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया तो पीछे पीछे भागे, नहीं देख रहा है कान है कि नहीं। तो मतलब न तर्क लगाकर उसको प्रमाणित करने के बाद ही वो उस काम को करता था। इस कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। मानववाद, इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिए जाने लगा, है ना। जो मानव की उन्नति थी और जो उनके रोज़मर्रा की सुख सुविधाएं थी उसको ज़्यादा महत्व देने लगे। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। नवीन अन्वेषण, आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई है ना। आधुनिक काल में भौगोलिक खोज हुए, विज्ञान की प्रगति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं का चीज़ें उत्पन्न हुई। यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दियों के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ था, वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं सदी के बाद हुआ। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ, एक समय के बाद हुआ। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी ज़रूरी है जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होती है बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी हो गया है ना। आधुनिक इतिहास की जो सामग्री है, बहुत सी स्रोत हैं उसके हमको पहुंचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लेकिन आसानी से भी मिलती है। आधुनिक काल में हम सरकारी कामकाज संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध होती हैं अपितु इनमें से कई पुस्तकें फिर से छपती भी हैं। इनमें विभिन्न साहित्य जैसे उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल है। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साबित होते थे और साधन थे। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है। इनमें से भी आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, इससे भी, और जो कुछ लोग उस समय थे उनके द्वारा भी हमें पता चलता है आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत। लिखित इतिहास क्या होते हैं? पहले तो इसके 5 भाग होते हैं। लिखित इतिहास, मौखिक इतिहास, मौखिक इतिहास, आधुनिक संचार साधन, आधुनिक स्थापत्य, ये 4 चीज़ें हैं। लिखित इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विभिन्न साहित्यिक रचनाएं, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि आती हैं। यानी कि जो साहित्य की रचनाएं, जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनसे, जो जीवनी है किसी के बारे में उनसे, और उपन्यास, ये सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। मौखिक इतिहास क्या होता है? आम लोगों के द्वारा जो उनके अनुभव, जो लोक कथाएं, जो श्रुतियाँ जो सुने रहते हैं उसको हम कहते हैं मौखिक इतिहास। आधुनिक संचार साधन क्या होते हैं? रेडियो, टीवी, फिल्में, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो,
कैसेट, इंटरनेट आदि ये सारी चीज़ें आपके आधुनिक संचार साधन में आते हैं। और आधुनिक स्थापत्य क्या है? नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय आदि यहाँ से आधुनिक स्थापत्य है। यहाँ से पता चलता है हमको इतिहास के बारे में। और लिखित इतिहास में और भी चीज़ें हैं, जैसे विभिन्न शासकीय अशासकीय दस्तावेज जो थे, पत्र व्यवहार करने का जो था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक जो छपने वाली पत्र पत्रिकाएं थी, इसके द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। धार्मिक साहित्य, विभिन्न धर्म गुरुओं, मीमांसाओं और धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य। इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए हम इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों तथा धर्म गुरुओं का वर्चस्व था, हमने पढ़ा था, जिनकी तुलना में राज सत्ता राजा निर्बल थी। इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप को ही ईश्वर का रूप माना जाता था, है ना। इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किया गया, है ना। अब मानव के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने लगा। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे, ना कि सिर्फ धर्म की बातों को अंधा आंख बंद करके मान नहीं रहे हैं, तो अपना तर्क भी लगा रहे हैं, ठीक है। समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धि निष्ठा का महत्व समझाने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। तो बुद्धि निष्ठा का अर्थ क्या होता है? मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना, तथ्यों की तह तक जाना और तब स्वयं निर्णय लेना कि क्या उचित है और क्या नहीं। इसे हम कहते हैं बुद्धि निष्ठा। यूरोप का पुनर्जागरण कैसे हुआ? 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। नए सिरे से अध्ययन होने लगा। छपाई की मशीनों का आविष्कार हुआ और उसके कारण पुस्तकें अधिक संख्या में छपने लगी और आसानी से छपने लगी और कम कीमतों में मिलने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिलती गई, लोगों के विचार बदलते गए। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध बताया गया आदि बातें यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगी। इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं, देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं को अंकित करने लगे, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिक जो थे ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के अगल बगल घूमती है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधार विचारित प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात होने लगा। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च अत्यधिक नियंत्रण करके रखा हुआ था मध्यकाल में। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल लैटिन भाषा में लिखा था, जिसे आम लोग पढ़ नहीं पाते थे और जो वो कहते थे वही वो मानते थे। तो लोगों की इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए जो ईसाई धर्म गुरु थे वो कर्म कांडों को बढ़ावा देने लगते थे और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बहुत ही बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ उसे ही हम धर्म सुधार आंदोलन क्या कहते हैं। उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया ताकि जो सामान्य लोग हैं वो भी उस बारे में उस बाइबल को पढ़ सके, उसमें क्या लिखा है उसको जान सकें। मार्टिन लूथर जो थे, जो जर्मन धर्म गुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया, जिसमें उसने जनता से कहा, आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल पढ़नी चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्म गुरु के जो प्रमुख पोप थे, जिनको देवता का रूप माना गया था, उनकी सत्ता को निरंकुश सत्ता की, उनकी सत्ता पे कोई रोक टोक नहीं थी, उसको चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित जो दोष थे उसका विरोध किया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इन्होंने कहा कि अब हम पोप का वर्चस्व नहीं मानेंगे। इसमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया।
राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार। नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ। भारत और यूरोप देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्गों में से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। पहला मार्ग क्या था? फारस की खाड़ी से जो जुड़ा समुद्री मार्ग था, जिससे इराक, तुर्क और वेनिस, जिनेवा जो कि इटली है के साथ व्यापार किया जाता था। दूसरा मार्ग था मध्य एशिया से होकर मिस्र तक पहुंचना, फिर मिस्र से होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शासकों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी कि अब पूरा हक उन्हीं के अंडर में रहे। तो वहीं 1493 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। नए मार्गों की खोज हुई। इस्तांबुल नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का जो मुख्य द्वार था। यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। किंतु जो इस्तांबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एकमात्र व्यापारिक मार्ग, थल मार्ग जो था, उसको बंद कर दिए। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरी में उतारा जाता था, शहरों में, जहाँ से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर यानी टैक्स देकर खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। और इस यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग भी थी। लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे कि अरब के व्यापारी बीच में न आए, हम डायरेक्ट सेल करें ताकि हमारा फ़ायदा, मुनाफा ज़्यादा हो। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग किया। कुतुबनुमा दिशाओं का ज्ञान करने वाला यंत्र के आविष्कार के बाद नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से लंबी लंबी समुद्री यात्राएं चालू कर दी। भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से उत्तमांशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप से होते हुए 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कलिकट, केरल यानी कि बंदरगाह तक पहुंच गया। इस तरह से उसने इस मार्ग को ढूंढा। व्यापारिक स्पर्धा क्या हुई? इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहां आने लगे। इस व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड में भी इस हिस्से कंपटीशन में उतर पड़े। उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश की और अपने नाविकों को लंबे समुद्री यात्राओं में भेजा और अभियान के लिए भेजा और प्रोत्साहित किया कि आप भी जाओ, कुछ करो। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई। इसी तरीके से दोनों के बीच कंपटीशन चालू हो गया। अब व्यापारवाद का उदय कैसे हुआ? 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया था तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई थी कि व्यापार में किसी भी तरह से वृद्धि हो। व्यापारवाद इस नीति का मुख्य सूत्र था। व्यापार द्वारा अपने राष्ट्रों को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को हराना। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में भी छूट देना चालू कर दिया, रियायतें देने चालू कर दी। इस आर्थिक नीति को व्यापारवाद कहा जाता है। व्यापार वृद्धि के साथ साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्रित होने लगा, क्योंकि उनको वहाँ के राजाओं के द्वारा भी चुंगी में छूट मिलती थी, तो हर तरफ से उनको इनकम होती थी। व्यापारिक कंपनी की स्थापना। व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयाँ और खतरे भी बहुत थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगे कि समूह में करो। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरंभ होने लगी। 17वीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत
भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा मिलकर स्थापित की गई कंपनी भी थी। हॉलैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे स्थापित हुई। यूरोप के व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। यूरोप के व्यापार में तो वृद्धि हुई, तो उसके साथ साथ इस वृद्धि के कारण क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। आर्थिक परिवर्तन क्या आया? यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों का उदय होने लगा। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हो गई, जो बैंक उनको लोन दे। व्यापार में अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा, निवेश करने लगे, लोग इन्वेस्ट करने लगे। जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ हो गया, जहाज बनने लगे। व्यापार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई, है ना, फायदा भी हुआ। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध बनते गए। सामाजिक प्रभाव में क्या असर पड़ा? व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यावसायिकों का एक वर्ग बनकर तैयार हो गया, अस्तित्व में आया, जिसको मध्यम वर्ग कहा जाने लगा था। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय में जुड़ते गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक होता था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया था। राजनीतिक प्रभाव क्या था? व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा, है ना। व्यापार का जो होता था तो उसका सामाजिक प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा, तो राजनीतिक में भी पड़ेगा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया कि जो हमारे फायदे के लिए हम उसी का समर्थन करेंगे। तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर उन्होंने कहा कि इन्हीं के कारण तो व्यापार सा देश संपन्न हो रहा है, तो हम इनकी बात मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता देनी चालू कर दी। वो अपना फ़ायदा देख रहे थे, व्यापारी अपना फ़ायदा देख रहे थे। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और यहाँ एक नई व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगी। यानी कि लोग वहाँ पे किसी एक राजा या एक सामंत के अंडर में नहीं रहते थे। यही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता बनी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को भी जन्म दिया। पूंजीपति उद्यापन हेतु आवश्यक कच्चे माल तो लाते थे, उस कच्चे माल को कारखाने में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक भी थे, है ना, जिनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार कर सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में ही कार्य करते थे, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त हो जाता था, किंतु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग को पूरी करने में समर्थ नहीं हो पाई थी। तो 18वीं सदी में नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक क्या करता था? पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करता था और उन्हें बाजार में बेचता था। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में कार्य करने लगे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ था। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में भी खूब वृद्धि हुई। हाथ करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार भी इंग्लैंड में ही हुआ। सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। मानवीय श्रम अथवा पशुबल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनों में बन गई। भाप की शक्ति से पानी के जहाज़ों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात आसान हुआ। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा
18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल काम को आसान बना दिया। इस तरह नए नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता का यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर मुड़ने लगा। उपनिवेशों की स्थापना कैसे हुई? यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागरों के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने तदंतर अंग्रेजों, डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया तथा आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। उनके कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी वापस उन्हीं देशों में उन्हीं ऊंची कीमतों पर बेचा। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों का दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण किया। उपनिवेशों से संबंधित इसी नीति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम है, लालच का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो परिणाम हुए। अधिकाधिक उपनिवेश को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगा, जो कि प्रथम युद्ध का कारण बना। अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहां की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे इन औपनिवेशिक राष्ट्रों को समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ, बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए। तो ये था हमारा क्लास 9 का पाठ 1, आधुनिक यूरोप का उदय। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस।